जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बायोडायवर्सिटी से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी सम्मेलन जो अभी तक हुए हैं, तो दुनिया पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दों पर अभी तक बात की है या दुनिया में जितने भी लीडर्स ने अभी तक कोई बात की हो, वो सारी चीजें आज की इस एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे। मैं जानता हूं कि आपके एग्जाम्स में कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं जो आप गड़बड़ करके आ जाते हो, लेकिन आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको क्लास को पूरा अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारे जीएस के पापा की सीरीज में आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी से संबंधित है। इसी के साथ जो जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी के अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर हम एक बार इंग्लिश में पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ठीक है जी, तो कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, दैट मींस सीबीडी। क्लियर? यहां पर बात की जाए तो उसके लिए हमें चार ऑप्शन मिले हुए हैं। चार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं कि 1987 में आया था, और किस चीज के लिए आया था? ओजोन की परत को संरक्षित करने के लिए आया था। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा जैव सुरक्षा से संबंधित जो जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत आता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो मेरे भाई वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कौन सा है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर जो है बी है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो आया था वो आया था 2000 में। कब आया था? 2000 ईस्वी में या 2000 सी। अगर बात की जाए जैव विविधता क्या होती है, तो अगर यहां पर देखें कि मेरे भाई जैव विविधता होती क्या है या बायोडायवर्सिटी क्या होती है, तो हमें सबसे पहले समझ में आता है कि दो वर्ड हैं, एक तो बायो, दूसरा डायवर्सिटी। ठीक है, हिंदी में बात करें तो जैव, डायवर्सिटी मतलब विविधता। तो इन दो वर्डों से ही हम इसको समझ सकते हैं। जैव मतलब जो जीव हैं, जो पृथ्वी पर जीव हैं, उन जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता। क्या? विभिन्नता। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों समझ सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, घोड़ा देखा हो या गधा देखा हो, तो घोड़ा भी है और गधा भी है, और इन घोड़े और गधे के मिलने से खच्चर भी बनता है और टट्टू भी बनता है। तो कई प्रकार के जीवों में विभिन्नताएं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, शेर देखा होगा, बाघ देखा होगा, तेंदुआ देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब बिल्ली समाज, जो पूरा बिल्ली का पूरा समाज है, ठीक है, तो ये उसके अंतर्गत आता है। लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं। तो उसी प्रकार को हम बोलते हैं जैव विविधता, या ऐसा क्षेत्र जहां पर दुनिया में, ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जीव पाए जाते हो, अलग अलग किस्म के, उनको क्या कहा जाएगा? उस क्षेत्र को बोला जाएगा कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है। और बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता आपको कहां देखने को मिलेगी? आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपने कभी बरसात का मौसम देखा हो, गाना सुना होगा, बरसात के दिन आए हैं, तो जब बरसात के दिन आते हैं, उत्तर भारत की हम बात करें, जहां हम रहते हैं, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। तो कुछ नया ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ अलग चीज हो। तो जहां पर हम रहते हैं, तो जब बरसात के दिन आते हैं, तो हमने कई बार देखा होगा कुछ कीट पतंगे, छोटे छोटे कीड़े, इस प्रकार के बहुत सारी चीज जो है हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, अब इस प्रकार की जो कई प्रकार की विभिन्नता, यहां पर सांप भी होगा, छिपकली भी होगी, मेंढक भी होगा, बहुत सारे जीव हमको देखने को मिलते हैं बरसात के मौसम में। दैट मींस कि धरती पर ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान अधिक हो, तापमान या अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अधिक हो, साथ ही में नमी या ह्यूमिडिटी, नमी या ह्यूमिडिटी, या अगर हम बात करें वर्षा या रेन भी हो, ऐसे क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। क्योंकि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी,
वहां पर बारिश ज्यादा होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कई बार, जैसे डेजर्ट वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बारिश नहीं होती और गर्मी भी होती है। कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो ठंडे डेजर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर नमी अगर और वहीं पर नमी और बारिश हो जाए तो उन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी जैव विविधता अधिक होती है। यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैव विविधता, इसे हम जैव विविधता कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो सर यह रही हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। और इस अर्थ की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहां पर 0 डिग्री, ये इस जगह पर, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। जिन बच्चों ने पढ़ा हो तो 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, मतलब भूमि के मध्य की रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच खींची हुई रेखा, वो रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच है। और ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं होती, ये इंसान ने अपनी स्टडी के लिए बनाई हुई है, अपने अध्ययन करने के लिए बनाई हुई है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बनाई हुई है, किसी भी क्षेत्र की स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाई हुई है। और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर हम इसको बोलेंगे। तो जब इक्वेटर होता है, हम भूमध्य विषुवतीय रेखा हो गई, इस भूमध्य विषुवतीय रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर आ जाता है हमारा प्यारा देश भारत। क्या आ जाता है? हमारा प्यारा देश भारत। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने जब कई बार जब हमने इंडियन मैप पढ़ाया था, जिन बच्चों ने इंडियन मैप की सीरीज नहीं देखी तो इसी चैनल पर हमारे इंडियन मैप की सीरीज एक बार जरूर देख लेना, ताकि आप काफी सारी चीजें समझ सकें। तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश तक है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान देना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अगर भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आपसे कोई पूछने लग जाए, भारत का अक्षांश से विस्तार पूछे, तो वो इस प्रकार है। मैं आपको इतनी बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर हम बात करें तो सूरज की जो सीधी किरणें हैं, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब 23.5 डिग्री या 30 मिनट इसको लिख दें, साउथ लैटिट्यूड तक है। क्लियर? तो सूरज की जहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, और ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर जो सबसे अधिक सूरज की किरणें पड़ती हैं वो पड़ती हैं इक्वेटर पर। कहां पड़ती हैं? इक्वेटर पर। यहां पर सूरज की अधिक किरणें पड़ती हैं, समुद्र की वजह से नमी भी है, साथ ही में बात की जाए तो यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। तो जिसकी वजह से भूमध्य रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है इक्वेटोरियल एरिया में या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। भूमध्य रेखा और विषुवतीय रेखा एक ही होगी तो भूमध्य रेखा प्रदेश में। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई। तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी के साथ अगर आपसे यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि सर आप मुझे यह बताइए कि अगर कॉन्टिनेंट की बात करें या महाद्वीप की बात करें, क्या बात करें? महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो अगर हम महाद्वीप के हिसाब से बात करें तो वो है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका या साउथ
अमेरिका। तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो किस देश में सबसे अधिक पाई जाती है? किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर ही पड़ता है। तो ब्राजील में पाई जाती है भाई सबसे अधिक जैव विविधता। किस देश में पाई जाती है? हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी आर नोटेड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे भाई आप मुझे एक और बात बताइए, हमने कंट्री की बात कर ली, कॉन्टिनेंट की बात कर ली, और कौन सा ऐसा स्पेसिफिक एरिया है उसकी बात कर ली, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि आप मुझे यह बताइए सर कि दुनिया में सबसे कम बायोडायवर्सिटी कहां पर पाई जाएगी, दुनिया में सबसे कम जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? तो जैसे कि अगर हम बात करें तापमान अधिक होगा तो बायोडायवर्सिटी हाई होगी, टेम्परेचर कम होगा तो बायोडायवर्सिटी कम होगी। जैसे कि आपने मेरे भाई सर्दियों के मौसम में देखा होगा, अरे भाई छिपकली गायब हो जाती है, छिपकली जो दीवारों पर चलती है ना, वो छिपकली गायब हो जाती है, मेंढक गायब हो जाते हैं, सांप गायब हो जाते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जब सर्दियां होंगी तो जीव कम होंगे। उनके जब जीव कम होंगे तो जीवों में विभिन्नता, मतलब कई प्रकार के नए नए किस्म के जीव नहीं मिलेंगे। और जैसे ही गर्मियां आएंगी और बरसात का मौसम आ जाएगा, फिर कई सारे जीव आ जाएंगे। बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए हैं गाना ना बॉलीवुड में, तो जब फिर जो बरसात के दिनों में सभी जीव एक दूसरे से मुलाकात करने आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी इसे ही बोलते हैं। जब टेम्परेचर अधिक होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो ऐसे मौसम में आपको क्या बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जहां पर ठंड हो, और आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने कि मेरे भाई आपने सुना होगा कि जो पोल्स हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने सुना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने सुना होगा कि भाई जो अंटार्कटिका है और आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक सागर और अंटार्कटिक, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत, तो अंटार्कटिका में यदि कोई तुमसे पूछे कि सबसे कम बायोडायवर्सिटी, सबसे कम जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अंटार्कटिका पर पाई जाती है, क्योंकि यहां पर सूरज की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं और यहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होती हैं। ठीक है, और ये जो है सूरज के सन का जो है बचपन का प्यार है ये जगह। क्यों? क्योंकि हम किसी दिन, जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में आपको, जहां जब इससे यहां से क्वेश्चन आएंगे और वो आप क्वेश्चन कोई आया उसके बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि साउथ पोल को सूरज का बचपन का प्यार क्यों कहा जाता है, और ये जो सूरज की दो बीवियां क्यों हैं, इसको हम किसी और दिन किसी क्लास में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम क्लास बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जरूर बता देना कि आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसा क्यों है। क्लियर? उसके बाद सबसे कम जैव विविधता पाली अंटार्कटिका में, लेकिन अंटार्कटिका में लोग थोड़ी ना रहते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि ऐसी कोई जगह जहां पर सबसे कम बायोडायवर्सिटी हो और साथ ही में क्या, साथ ही में वो उन महाद्वीपों में हो जहां पर हम रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बताओगे कि साउथ अमेरिका, जो है हमारा साउथ अमेरिका वाला एरिया है, साउथ अमेरिका में ही क्या, साउथ अमेरिका में ही ये साउथ अमेरिका वाला जो एरिया हो गया, यहां पर एक डेजर्ट पड़ता है, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, और ये अटाकामा मरुस्थल किस देश में पड़ता है, कोई मुझे बताएगा? अटाकामा मरुस्थल पड़ता है चिली में। कहां पर पड़ता है? चिली देश में पड़ता है। ठीक है, तो जो अटाकामा मरुस्थल है ये भी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर ही पड़ता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो जो चिली देश है, इस अटाकामा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म, मतलब ड्राई डेजर्ट है, सबसे शुष्क
सबसे शुष्क या ड्राई डेजर्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो दुनिया का सबसे शुष्क या सबसे ड्राई डेजर्ट हो, जहां पर नमी बिल्कुल हो ही ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में मेरे भाई ये होता है कि वहां पर सबसे कम बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। तो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे कम बायोडायवर्सिटी अटाकामा डेजर्ट या अटाकामा मरुस्थल में पाई जाती है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा जब दुनिया में घूम आए तो थोड़ा सा यार अपने देश की तरफ भी देख लेते हैं। हमारा भारत भी तो किसी से कम थोड़ी ना है। तो आइए थोड़ा सा अपने भारत के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। तो भारत में बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें देखना है कि सबसे पहले हमको भारत का मानचित्र चाहिए, जिसके बेसिस पर हम बात कर सकें। ठीक है जी, मैंने बताया कि भारत भैया वहां से थोड़ा सा, इक्वेटर से थोड़ा सा ही ऊपर है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपने देखा होगा भारत का जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, वहां पर गर्मी अधिक होती है, और गर्मी और सर्दी का प्रभाव आप देख सकते हैं साउथ के लोगों पर, है ना। तो क्या है, जो साउथ में जो जगह पड़ती है, ये पश्चिमी घाट, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। जब मैंने आपको पोर्ट्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पोर्ट्स बंदरगाह पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो आपको जवाब देना है पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वेस्टर्न घाट पर। और भारत में ये पहले नंबर पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि कोई पूछे कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, फर्स्ट बता दिया, सेकंड नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है पूर्वी हिमालय में। कहां पर पाई जाती है, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज। और ये ईस्टर्न हिमालयाज कहां, यहीं पर पड़ते हैं हमारे 7 सिस्टर स्टेट। क्या पढ़ते हैं, 7 सिस्टर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिनको हम बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हम जिनको बोलते हैं, जिन्हें हमने याद रखना सीखा था, एटीएम आना, कहा आना, एटीएम आना मम्मी। ठीक है, तो एटीएम आना मम्मी। ठीक है जी, तो मम्मी एटीएम कहां, तो ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 7 स्टेट है जहां पर जो है बायोडायवर्सिटी आपको अधिक देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? अगर बात पूछी जाए कि भारत में सबसे कम जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो भारत में सबसे कम जैव विविधता, आपने ये वाला जो क्षेत्र है लद्दाख, तो सबसे कम जैव विविधता लद्दाख में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है थार के मरुस्थल में, थार मरुस्थल। ठीक है जी, तो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे भाई किस तरीके से दुनिया से और भारत से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ सम्मेलनों की बात कर लेते हैं, कुछ ट्रीटीज की बात कर लेते हैं जो दुनिया में हुई, किस लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और जब पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो जैव विविधता भी बढ़ेगी, जैसे कि आज के समय की बात है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास सामने ये जो हमारा ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया, लेकिन अभी हम सारी चीजें जो है यहां पर देख लेते हैं भैया क्या चीज है। क्योंकि जैव विविधता जो है, हमने सुना है जैव विविधता जो है मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को जब तक नहीं खाएगा, जब तक काम नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं। तो पर्यावरण की संधियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, पर्यावरण की संधियां जो अभी तक हुई, इन्वायरमेंट ट्रीटीज जो अभी तक हुई हैं दुनिया में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो संधि हुई है दुनिया में वो हुई है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई है, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो 1972 में हुई है। कब हुई है, 1972 को। और ये पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था, फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस था। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर बात की जाए तो जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है जी, जैव विविधता सम्मेलन
कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, ठीक है, कब हुआ था? 1992 में हुआ है। और ये किस लिए आया था? बायोडाइवर्सिटी कन्वेक्शन, कंजर्वेशन को बोलते हैं, जैव विविधता संरक्षण के लिए, ताकि जीवों की विविधता को संरक्षित किया जा सके, जीवों की विविधताएं वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि बहुत सारी प्रजातियां गायब होती जा रही हैं। जैसे कि एक गिद्ध हुआ करता था, भारत से जो है बाघ गायब हो गए थे, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों, भाई तेंदुआ गायब हो गया था, बाघ तो अभी भी है, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, कब आया था? 2000 में आया था, ठीक है। किस लिए आया था? सर बायो सेफ्टी के लिए आया था, जैव सुरक्षा के लिए आया था। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर बात की जाए तो नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? नागोया प्रोटोकॉल आया 2010 में। यहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा, और आप इन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं, बच्चे इन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं, क्योंकि दुनिया भर की चीज कहां कहां पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट है वो तो तुम छोड़ देते हो, तो बार बार दिक्कत आ जाती है एग्जाम में। यहां पर क्या है मेरे भाई? नागोया प्रोटोकॉल किस लिए आया था? लाभों का बंटवारा, मतलब एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो भाई जो बेनिफिट हो, जो जीवों में विभिन्नता है, अभी तक कोई सरकार किसी प्रकार का कोई सिस्टम बनाती है, कोई ऐसी योजना बनाती है, तो वो एक दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर की जाती है कि आप भी अपने देश में ऐसा कीजिए, या कोई जीव अगर किसी देश से विलुप्त हो गया है तो उस देश में उन जीवों को दोबारा भेजा जाता है, ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा सके। उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, जैसे टाइगर रिजर्व में टाइगर के लिए परिस्थितियां बनाई जाती है। उसके बाद रामसर सम्मेलन, आपने रामसर साइट सुनी होंगी, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन की बात करें तो 1971 में आया। वेटलैंड कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि संरक्षण, तो भारत में भी आर्द्र भूमि संरक्षण, भारत में आर्द्र भूमियां, भाई कमेंट करके बताओ कितनी आर्द्र रामसर साइट है इंडिया में, ठीक है, कमेंट करके बताइए इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है। दूसरी बात, साइट्स की बात करें तो साइट 1973 में आया। वन्यजीव व्यापार नियंत्रण, भाई वन्यजीवों को जो मारकर व्यापार किया जाता है, हाथी के दांत, गैंडे का सींग, तो इस तरीके से जो सारी समस्याएं होती हैं, इनके लिए आप देखते हो, तो इसलिए ये कौन सा एक्ट आया? 1973 में साइट्स एक्ट आया, कंट्रोल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, ओजोन संरक्षण के लिए, जो हमने सबसे पहले समझा था, जो पहला ऑप्शन था हमारे क्वेश्चन का। उसके बाद वियना सम्मेलन आया 1985 में, ये ओजोन सुरक्षा ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन, तो भाई ओजोन का जो ढांचा, ओजोन की जो लेयर है, उसको संरक्षित करने के लिए। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, और ये जीएचजी की कमी, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए आया, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अनियमित बारिश होगी, अनियमित गर्मी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आपने सुना होगा ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्लियर? यहां पर बात समझ में आई? तो किसके लिए क्या आया था? क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। उसके बाद पेरिस समझौता 2015 में आया, तापमान नियंत्रण के लिए, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, भाई आज के समय में फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, दुनिया भर की जितनी भी चीजें चला रहे हो यार, इससे टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ना। अभी हम लोग आज के समय में हर व्यक्ति की जरूरत हो गई है, पहले कुछ रईस लोगों की जरूरत थी एसी और फ्रीज की, बाकी सब आसानी से इस दुनिया में रह रहे थे। उन अमीर लोगों ने इतने प्यार से उन सब चीजों का इस्तेमाल किया, इतना दुलार किया उन सब चीजों को, एसी को, फ्रिज को, उन सब चीजों को, जिसकी वजह से आज एक गरीब व्यक्ति की भी जरूरत एसी हो गई है। यदि वो ना भी चाहे तो भी उसे मजबूरी में अगर एक आरामदायक नींद लेनी है तो उसको एसी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े लोगों से छोटे लोगों तक फैशन पहुंचता है। तो एसी का फैशन है, पहले लोग जो है बाहर रह लिया करता, अब गर्मी इतनी होती है कि आदमी कैसे जिए, ठीक है। हमारे आने वाली जनरेशन का तो अगर इसी तरीके से इस्तेमाल, कंजप्शन इंडिया में रहा, इसी तरीके से इस्तेमाल हम सारी चीजें करते रहे और बिजनेस इसी तरीके से लोग ये बढ़ाते रहे, तो आप समझ जाइए हमारे आने वाली जनरेशन जो घर से बाहर निकला करेगी तो सर पे अगर अंडा रखा तो अंडा खुद बॉयल हो जाएगा, इस हिसाब का मामला हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, जब आवश्यकता हो तभी इस्तेमाल कीजिए, वरना ऐसी ऐसी चीजों को इग्नोर कीजिए, आप वैसे भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसके बाद यूएनएफसीसी 1992 में आया, जलवायु ढांचा, जलवायु के लिए बेसल सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? बेसल सम्मेलन आया 1989 में।
बेसल सम्मेलन 1989 में आया भाई, खतरनाक कचरा नियंत्रण, भाई जो ऐसा कचरा जो डिस्ट्रॉय नहीं होता अर्थ पृथ्वी पर, तो उस कचरे को नियंत्रण करने के लिए। फिर रॉटरडैम सम्मेलन 1998 में आया, रसायन व्यापार नियंत्रण, भाई जो जो हमारे रसायन हैं, जो केमिकल हैं, उससे भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे अर्थ पर जो है भैया मामला गड़बड़ हो जाता है। स्टॉकहोम पीओपी सम्मेलन, तो स्टॉकहोम 2001 में आया, विषैले प्रदूषक हटाना, तो ऐसे जो भाई जो पॉइजनस जो हमारे प्रदूषण होते हैं, जो हमारा पोल्यूशन होता है, पॉइजनस पोल्यूशन जो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मिनामाटा सम्मेलन 2013 में आया, मिनामाटा पारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए। बॉन सम्मेलन आया 1979 में, प्रवासी प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो माइग्रेट करती हैं, जैसे आज के समय में आपने देखा होगा जो न्यूज पर आप सुनते हैं कि साइबेरिया से आई करीबन 1 से 1.5 लाख चिड़ियों की मृत्यु हो गई, करीबन इस बार 1 से 1.5 लाख चिड़ियां मर गई। क्यों? क्योंकि भारत में इस समय पोल्यूशन ज्यादा है, और साइबेरिया जो जब क्या होता है, जब साइबेरिया में जैसे अभी यहां पर गर्मी है, तो साइबेरिया में थोड़ा तापमान कम होता है, मतलब थोड़ा तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन जीना संभव है। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पर चीजें बर्फ से जमनी शुरू हो जाती है, तो कुछ पक्षी माइग्रेट करके क्या इंडिया में पहुंच जाते हैं सर्दियों के समय पर, क्योंकि यहां पर भी ठंड अच्छी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वही इंडिया में रहते हैं सर्दियों, जैसे ही गर्मी आने वाली होती है वो फिर माइग्रेट कर जाते हैं साइबेरिया में। लेकिन जब वो साइबेरिया से यहां पर आते हैं तो टेम्परेचर पोल्यूशन उनको इतना मिलता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पोल्यूशन ही तो कंट्रोल करना है ताकि बायोडायवर्सिटी बची रहे, वरना एक बार ऐसा होगा वो चिड़ियां ठंड से बच के आएंगी और पोल्यूशन में यहां आकर मर जाएंगी। ठीक है, आप देखते होंगे इस तरीके की कंडीशन। तो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए। इनफैक्ट सरकार को तो बाद में देखें, सरकार को जिम्मेदार गलत बाद में साबित करेंगे, सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। तो जो कचरा भी करें, जो गंदगी फैलाएं, उसको जरा नियंत्रित और एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उसका यूज करें। क्लियर? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो मरुस्थलीकरण सम्मेलन, यूएन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, तो क्या है 1994 में आया है, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण रोकना। मरुस्थलीकरण क्या होता है भाई, जहां पर अगर आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश कम होती है, तो वहां पर भूमिगत जल जो होता है, जो हमारे जमीन से जो ट्यूबवेल की मदद से, बोरिंग की मदद से हम लोग जो सिंचाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में नदियां या नहर, नदियां तो प्राकृतिक होती है लेकिन नहर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब नहर निकलेगी तो उस क्षेत्र में नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वहां पर मरुस्थलीकरण नहीं होता। तो ऐसी चीजों को जो है बचाकर, जो जमीन को, मरुस्थल मतलब डेजर्ट, और डेजर्ट आप समझ सकते हैं जो वो जमीन किसी काम की नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, तो उस जमीन को, उस बांझ जमीन को पानी की मदद से उपजाऊ बनाया जा सकता है। किसकी मदद से? आप नहर निकाल सकते हैं और बाकी और चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास तो हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम और नए क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से आज की क्लास में केवल यही एक टॉपिक कंप्लीट कराया है। इस क्वेश्चन की बेसिस पे हमने सारे जितने भी चीजें थी वो सब कंप्लीट कर ली हैं। तो मेरे भाई इस बार जान लगा देना, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो बचकर चली जाए। एग्जाम में आप प्रिपेयर रहने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।